So in this class we are going to discuss about Human Genome Project, Human Genome Project HGP. What is meant by genome? Total amount of DNA present in a haploid cell. Total DNA or chromosomes in a haploid cell. Sperm and ovum, they have how much DNA? The total amount is called genome. So this HGP program started, Human Genome Project started in the year 1990 and completed, this project was completed in 2003. Duration of the project was 13 years. Cost of the project 9 billion US dollars. इसका मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था. इट वाज ए मेगा प्रोजेक्ट, वेरी बिग प्रोजेक्ट. ठीक है. Initially started by Wellcome Trust UK. इनिशियली सिर्फ स्टार्ट की बात हो रही है. ठीक है. मेनी कंट्रीज सपोर्टेड, बहुत सारे कंट्रीज ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे थे. मेनी कंट्रीज सपोर्टेड लाइक चाइना, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस. चाइना, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस. तो देखिए क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, ये हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बोल सकते हैं हम. बिकॉज द कॉस्ट वाज वेरी ह्यूज, 9 बिलियन यूएस डॉलर्स. और ये जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब है टोटल डीएनए प्रेजेंट इन ए हैप्लॉइड सेल. और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में. इनिशियली सपोर्ट करने वाले कंट्रीज जो थे चाइना, जर्मनी, जापान, फ्रांस. और ये स्टार्ट किया गया था इनिशियली बाय वेलकम ट्रस्ट यूके. लेकिन लेटर ऑन सब स्पॉन्सर्ड बाय पूरा जो है प्रोजेक्ट का जो भी कॉस्ट वगैरह सब स्पॉन्सर करे बाद में. वेलकम ट्रस्ट जो है जस्ट इनिशियली सपोर्ट किया था एंड लेटर ऑन ही क्विट द प्रोजेक्ट बिकॉज दे टोल्ड द प्रोजेक्ट इज इम्पॉसिबल. क्योंकि ये प्रोजेक्ट के जो एम्स थे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे. पढ़ेंगे हम क्या थे एम्स उनके. लेटर ऑन स्पॉन्सर्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, and National Institute of Health. National Institute of Health, NIH है ना, National Institute of Health. Okay, so initially who supported this project? अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया इनिशियली बोल के आया तब वेलकम ट्रस्ट का नाम है. जनरल अगर क्वेश्चन है हु स्पॉन्सर्ड दिस प्रोजेक्ट, हु कंडक्टेड दिस प्रोजेक्ट, तो वेलकम ट्रस्ट नहीं लिखना. इनिशियली बोले थे वो, बस इनिशियली वेलकम ट्रस्ट. लेकिन मेजर जो कंट्रीब्यूशन है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. कितने बेस पेयर होते हैं जीनोम में? ह्यूमन जीनोम कंटेन व्हाट? ह्यूमन जीनोम कंटेन्स
पता है ना कितने बेस पेयर? हाँ, 6.6 नहीं बोलना, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है एक हैप्लॉइड सेल में. What was the main aim, or you can say objective of this project? पर्पस क्या था? पर्पस था ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसिंग. साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि हमारे डीएनए में कौन कौन से सीक्वेंसेस हैं. जैसे ATGC है हमारे डीएनए में, बट इनका अरेंजमेंट कैसा है? ATGC, दीज 4 लेटर्स टुगेदर कितने बना रहे हैं बेस सीक्वेंस? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. यही ATGC रिपीट रिपीट सीक्वेंस हो रहे हैं. तो ये सीक्वेंस जानना चाहते थे, पर्पस था ये. ठीक है. अब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, अगर मैं एक पर्सन का इंफॉर्मेशन लिखूं, ATGCTTA, उसके डीएनए में क्या अरेंजमेंट है ATGC लेटर्स का, ये बहुत ज्यादा ह्यूज इंफॉर्मेशन हो जाएगा. ये एक पर्सन के हैप्लॉइड सेल का बोल रहा हूं मैं, 3.3 इंटू 10⁻⁹. ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, कई बुक्स हो जाएंगे लिखते लिखते. आसान नहीं है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर लिखना. ठीक है, उनका अरेंजमेंट मालूम करना पूरा ऐसे. ठीक है, आपको मालूम है हाउ मच इंपॉर्टेंट डीएनए सीक्वेंसेस. अगर इसमें एक भी गड़बड़ हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, देन इट लीड्स टू सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो एक पर्सन के बुक्स दूसरे पर्सन के बुक्स कंपेयर करना पड़ेगा हमें. तो एक पर्सन के कितने बुक्स रहेंगे? हाँ, ने बुक्स कितने बनेंगे लिखेंगे तो सपोज. टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, to store the information, 3,300 books required. Each book 1,000 pages. Each page 1,000 letters. This much of huge information. Just imagine this much of huge information. 3,300 books, और एक बुक में 1,000 पेजेस, और एक पेज में 1,000 लेटर्स. इतना सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए लगेगा. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेदर यू आर ए नॉर्मल ह्यूमन और नॉट, वेदर वी आर नॉर्मल ह्यूमन और नॉट, so for that our 3,300 books DNA sequence should be compared with another normal person 3,300 books. अब वहां पर जो है मैन्युअली ऐसा चेक करना तो इम्पॉसिबल है ना. अगर कोई करने भी बैठेगा चेक तो कहीं पे कहीं गड़बड़ कर देगा वो. मैन्युअली हो नहीं सकता, इतना चेक तो नहीं कर सकते. बुक्स पढ़ नहीं सकते हम इतने सारे 3,300. यहाँ तो लेटर टू लेटर मैच करना है. आपके डीएनए में ये है तो मेरे डीएनए में भी ये है ना, आपके डीएनए में टी है तो मेरे डीएनए में टी, GCTA, यही लेटर्स रहेंगे कंटिन्यूस. कॉस्ट फॉर वन बेस पेयर सीक्वेंसिंग, कॉस्ट फॉर वन बेस पेयर सीक्वेंसिंग. अब हर कोई चाहेगा मेरे डीएनए में क्या लिखा हुआ है मुझे जानना है. आई वांट टू नो what kind of problem may be there, medical problems in future. Everybody wants to know that whether a person is getting diabetes or not after certain age because of some defects in genes. ये सारे चीजें हर कोई मानना, पता करना चाहेगा, जानना चाहेगा. तो कॉस्ट है एक बेस पेयर सीक्वेंसिंग, एक बेस पेयर का सीक्वेंस मालूम करने के लिए $3 है. समझे? इट इज जस्ट लाइक टेल योर नेम, आई विल टेल द स्पेलिंग.
आपका नाम बताओ, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। ऐसा है ये, आप अपना डीएनए दीजिए, पूरा डीएनए का सीक्वेंस मालूम करके दे देते हैं। तो आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आपकी बायोलॉजिकल ग्रोथ कैसी है, सेल्स कैसे हैं, टिश्यूज कैसे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या म्यूटेशंस हैं, कितने परसेंट नॉर्मल है, कितने परसेंट आप इंडियन हैं, ये तक मालूम हो जाएगा। आप मतलब इंडियन कैसा मालूम करेंगे, हमारे एंसेस्टर कहाँ से आए हैं, आपका डीएनए ज्यादा किसके साथ मैच हो रहा है, एशियन ह्यूमन के साथ मैच हो रहा है या अफ्रीकन या कहीं और से आया है डीएनए आपका, ये सब मालूम कर सकता है। दिस इज ऑल पॉसिबल बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो प्रैक्टिकली इतना बुक्स तो नहीं रख सकते हम। सो देयरफॉर वी रिक्वायर बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक न्यू ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोल के। यूज ऑफ कंप्यूटर्स, यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर जेनेटिक और डीएनए सीक्वेंसेस और जीन सीक्वेंसेस। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना चाहते हैं आप, यू वांट टू स्टोर genetic information of your family history. My grandfather was like this, having this kind of DNA, and my grandfather's father was having this kind of DNA. My father is having this DNA, I am having this DNA. What is going on, what kind of mutation is occurring in our family, that all can be detected by using this. तो कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर, कंप्यूटर ही कर सकता है इतना फास्ट कंपैरिजन, दूसरे तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोल के ब्रांच आ जाएगा, ठीक है। तो गोल्स क्या थे इनके, गोल्स क्या थे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, टू फाइंड अराउंड 20,000 to 25,000 जीन्स। जस्ट इनका एम था स्टार्टिंग में, एम रखना कुछ और होता है, रिजल्ट कुछ और होता है ना। तो ये एम था, ये एक ऑब्जेक्टिव था इनका, 20 से 25,000 जीन फाइंड आउट करना चाहते हैं लोग, टू डेवलप databases. What are databases? Information storing softwares, information storing softwares, है ना। सॉफ्टवेयर चाहिए कुछ कंप्यूटर्स के जो इतना सारा ह्यूज इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस है। और क्या है इनका पर्पस, टू एड्रेस ELSI, कंपल्सरी अब हर कोई पॉइंट आउट करेगा, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर फाइंडिंग योर DNA सीक्वेंस, व्हाट इज द पर्पस, इट इज अगेंस्ट रिलीजन, ऐसा कई लोग बोलेंगे है ना स्पीच में। क्यों मालूम कर रहे हैं, इतना कॉस्ट क्यों लगा रहे हैं तो एड्रेस करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट, improvement in tools for data analysis। एक तो डाटा स्टोर करके रखना है और डाटा को एनालाइज भी करना है, तो कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए हमारे को कंपैरिजन करने के लिए। सो दैट इज ऑल द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। इफ एट ऑल ए क्वेश्चन अराइजेस,
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन जीनोम, बोले तो आप 20,000 लिख के आएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये थे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ह्यूमन में कितने जीन्स हैं? जीनोम में 30,000 जीन्स हैं। आप बोलेंगे सर 30,000 बोल रहे हैं, लिखा रहे हैं 20,000। तो ये गोल है, अचीवमेंट कुछ और होता है। अचीवमेंट लिखेंगे हम आगे, क्या है? ये गोल्स थे, ठीक है। चलो, और क्या किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? ह्यूमन जीनोम कंपेयर्ड विथ नॉन ह्यूमन मॉडल्स। ह्यूमन जीनोम कंपेयर्ड विथ नॉन ह्यूमन मॉडल के साथ भी कंपेयर करें। सब लोग साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि मेरे डीएनए में क्या लिखा हुआ है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में क्या लिखा हुआ है। तो नॉन ह्यूमन मॉडल को भी सेलेक्ट करें यहां पर कुछ। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिनोरैबिडिटीज। सिनोरैबिडिटीज एलेंगन्स। व्हाट इज सिनोरैबिडिटीज एलेंगन्स? इट इज ए फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है। ये फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है, उसके साथ कंपेयर करना है, सीक्वेंस कंपेयर करना है। वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच ह्यूमन डीएनए इज मैचिंग विथ ए नेमाटोड। नेमाटोड मतलब वर्म, और वो कौन सा वर्म? सिनोरैबिडिटीज एलेंगन्स नेमाटोड है ये। होप फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, नेमाटोड्स बिलोंग टू फाइलम अस्कियलमेंथिस। वर्म्स में आते हैं, अस्कैरिस, उचरेरिया, उसी ग्रुप का है ये सिनोरैबिडिटीज एलेंगन्स। सेकंड वन, ड्रोसोफिला के साथ भी कंपेयर करके देखिए। व्हाट इज ड्रोसोफिला? फ्रूट फ्लाई। और प्लांट्स में भी कुछ प्लांट सेलेक्ट करें, जैसे कि राइस के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है, और राइस और ह्यूमन का सिमिलरिटी मालूम करें डीएनए में। एराबिडोप्सिस, एराबिडोप्सिस बोल के भी एक प्लांट आता है, उसके साथ भी कंपेयर करके देखे हैं। और बैक्टीरिया में देखिए, इशेरेशिया कोलाई के साथ कंपेयर करें हैं। बैक्टीरिया ई कोलाई के साथ मैच करके देखे हैं। एंड द फिफ्थ वन, ईस्ट के साथ भी मैच करके देखें। सो ह्यूमन जीनोम was compared with non-human models। ह्यूमन जीनोम को नॉन ह्यूमन मॉडल के साथ कंपेयर किए थे। ये क्वेश्चन जो है अभी तक नीट में नहीं पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग और कंपेयरिंग विथ ह्यूमन जीनोम बोल के पूछ सकते हैं। तो ये लिस्ट है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। प्लांट्स में 2 ही प्लांट्स थे जिनका सीक्वेंसिंग किया गया, राइस, एराबिडोप्सिस। ओके, नॉन ह्यूमन मॉडल्स बोलते, इतने याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज द मेथड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? अब माइंड में कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, हाउ टू डू दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? व्हाट वाज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मेथड? मेथड क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? नंबर 1 मेथड है सीक्वेंस अनोटेशन, बोलते हैं इसको सीक्वेंस annotation। What is sequence annotation? Finding the base sequence of complete DNA, both coding and non-coding. Finding the base sequence of whole DNA, of whole genome, both coding एंड नॉन कोडिंग। कोडिंग का भी सीक्वेंस मालूम कर लेना है, नॉन कोडिंग का सीक्वेंस भी मालूम कर लेना है। तो हम इसको बोलेंगे सीक्वेंस अनोटेशन बोलेंगे।
पूरा का पूरा जीनोम सीक्वेंस कर देना, इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस अनोटेशन बोलते हैं। वेदर इट इज यूजफुल और नॉट यूजफुल। नॉन कोडिंग का क्यों करते हैं आप सीक्वेंसिंग? नॉन कोडिंग से तो कुछ भी, नॉन कोडिंग तो कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, ठीक है। एनी हाउ इट इज नॉट इकोनॉमिकल। सीक्वेंस एनोटेशन इज जस्ट लाइक परचेसिंग वन न्यूज़पेपर एंड रीडिंग होल न्यूज़पेपर। ऐसे हैं कोई जो कंप्लीट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ए टू जेड? ऐसा तो करने वाले बहुत कम होंगे, शायद होंगे। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस अनोटेशन है, इकोनॉमिकल नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। सो अब सबका ना अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है। डॉक्टर्स क्या रिक्वायरमेंट है वही पढ़ेंगे, इंजीनियर्स जो रिक्वायरमेंट है वही पढ़ेगा, स्पोर्ट्स पर्सन को जो रिक्वायरमेंट है वही पढ़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिकल तो नहीं है सीक्वेंस अनोटेशन। ईएसटी क्या है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैक्स। फाइंडिंग द बेस सीक्वेंस ऑफ ओनली कोडिंग रीजन्स। सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन का सीक्वेंस मालूम करना। फाइंडिंग द बेस सीक्वेंस ऑफ ओनली कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए। अगर सिर्फ कोडिंग रीजन का ही सीक्वेंस मालूम कर रहे हैं, सपोज एक डीएनए है, बहुत ही लॉन्ग डीएनए है, लेकिन इतना ही डीएनए आरएनए बना रहा है सपोज, and this DNA is not making RNA, this DNA is not making RNA, तो finding the base sequence of only coding regions of DNA, that is called express sequence tax, ज्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक है। अब एक डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट आया और पेशेंट के पूरे सिम्टम है ना, सिकल सेल एनीमिया के हैं उसके पेशेंट के सिम्टम्स। अब डॉक्टर को कंफर्म करना है, ट्रीटमेंट बात करेंगे, पहले कंफर्म तो कर लेंगे। तो कंफर्म करने के लिए वो पेशेंट का है ना सैंपल लेंगे, डीएनए सैंपल, और सीक्वेंस कराएंगे। आप सीक्वेंस कराएंगे बोलते हो क्या पूरा जीनोम सीक्वेंस कराएंगे? नहीं। अब क्या करेंगे? सिकल सेल एनीमिया कॉज बाय द जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, तो वो क्रोमोसोम नंबर 11 की जीन का सीक्वेंस करना है बस। समझ गए? कल मैं बोला कल टेस्ट है, बोलते सब कौन सा चैप्टर पे टेस्ट है बोलेंगे आप, है ना, कौन से चैप्टर पे टेस्ट है, तो उतना ही पढ़ के आएंगे आप। सेम ऐसे ही, सो फाइंडिंग द बेस सीक्वेंस ऑफ ओनली रिक्वायर्ड पार्ट जो है ना, सिकल सेल एनीमिया कॉजिंग जीन इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 11, उतना सीक्वेंस करना, दैट इज ईएसटी, ठीक है। वरना जो है पूरा जीनोम सीक्वेंस करना बोलते 9 बिलियन है, 9 बिलियन यूएस डॉलर्स है पूरा सीक्वेंस कर लेना है। तो ये है, देखिए दो मेथड से किया जा सकता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वन इज एसए मेथड, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन, अनदर मेथड इज ईएसटी मेथड। अब मेथड कैसा है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ह्यूमन ले लेंगे, ह्यूमन का सेल लेंगे, सेल में से न्यूक्लियस निकालेंगे, न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम निकालेंगे, ठीक है, ये रहा क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में से डीएनए निकालेंगे, क्रोमोसोम में से डीएनए निकालेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम में से डीएनए निकालेंगे। दिस इज द मेथड, पूरा मेथड समझा रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट यू टेक ह्यूमन, जो पर्सन का करना है जीनोम प्रोजेक्ट, उसका सेल लेंगे, सेल से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पर्टिकुलर क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉयड सेल में, हैप्लॉयड सेल में 23 क्रोमोसोम है। आपको कौन से क्रोमोसोम का सीक्वेंस करना है, क्रोमोसोम नंबर 10, 11, 20 जो करना है, तो वो क्रोमोसोम निकाल लो नंबर के साथ,
फिर उसका डीएनए निकालेंगे, फिर डीएनए को क्लोन कर लेंगे, आइसोलेटेड डीएनए क्लोन्ड, क्लोन्ड यूजिंग, क्लोनिंग करना मतलब मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस डीएनए, है ना। ठीक है, ये डीएनए के मुझे एक 1000 कॉपीज चाहिए, ये डीएनए के। आप बोलेंगे 1000 क्या करते? अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो क्या करते हैं आप? जेरोक्स कर लेते हैं। सेम ऐसे ही यहां पर जो है डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी ये, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है बहुत डिफिकल्ट था, क्रोमोसोम फाइंड आउट करना, क्रोमोसोम में से डीएनए निकालना। अगर ये डीएनए लॉस हो जाएगा तो मुझे फिर एक बार से करना पड़ेगा ये पूरा। So that's why I will make multiple copies of this DNA using back and yak. Back and yak. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज बैक एंड याक? दीज आर द वेक्टर्स यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बैक का मतलब क्या है, अलग से लिख देंगे यहां पर। BAC का मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एंड व्हाट इज YAC? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक प्रोकैरियोटिक सेल यूज करता हूं और एक यूकैरियोटिक सेल यूज करके क्लोन करा लेता हूं मैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट तो आप जेरोक्स करने के लिए जाते हैं, जाना पड़ेगा जेरोक्स मशीन के पास। सेम ऐसे ही आपके पास डीएनए है, उसके कॉपीज बनाना है मेरे को, मल्टीपल कॉपीज। तो अब इसको जेरोक्स करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा आइदर बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल लाइक ईस्ट। आई कैन यूज बैक्टीरिया और आई कैन यूज ईस्ट। ठीक है, अब बैक्टीरिया बेस्ट है या ईस्ट बेस्ट है? अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बैक्टीरिया बेस्ट है ईस्ट बेस्ट है फॉर क्लोनिंग ह्यूमन जीन्स? ईस्ट बेस्ट है, because yeast is the eukaryotic cell and eukaryotic cells are capable of both splicing. बैक्टीरिया स्प्लाइसिंग नहीं करता। अगर आपको कोई जीन बैक्टीरिया में रखना है तो पहले इंट्रॉन्स कट करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि बैक्टीरिया स्प्लाइसिंग नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? ये जीन है, बैक्टीरिया में रखना चाह रहा हूं मैं, तो पहले इसके स्प्लाइसिंग कर देना, पहले जो नॉन कोडिंग रीजन से निकाल देना, because bacteria itself cannot do splicing. So yeast is the better best cloning vehicle या cloning host cell for eukaryotic gene because they can do splicing कर सकते हैं yeast। कितने कॉपीज बनाया मैं? 1000 कॉपीज। 1000 कॉपीज है ना, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 1000 एम्प्लॉइज रहेंगे वहां पर, सबको डीएनए सैंपल मिल जाएगा and all have the same target, sequencing, है ना। 1000 लोग सीक्वेंसिंग करेंगे जीन का, सेम जीन का सीक्वेंसिंग कर डालो इसका, सीक्वेंसिंग बाय यूजिंग फ्रेडरिक सैंगर मेथड। फ्रेडरिक सैंगर मेथड। store the information in computers, that's all। और एक बार सुन लीजिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने का प्रोसीजर कैसा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पर्सन हु वांट टू डू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, who want to do gene sequencing, that person cell is taken out, nucleus is taken out, particular chromosome is taken out. From that chromosome DNA is isolated and that DNA is made multiple copies and the same multiple copies are sequenced by many persons to find out the sequence and maximum similarity, dissimilarity। एरर्स भी रहेंगे, ह्यूमन के साथ एरर्स तो रहते हैं, लेकिन यहां पे एरर की चांसेस नहीं है,
क्योंकि 1000% सेम जीन को सीक्वेंस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 900 सैंपल का तो सीक्वेंस सेम ही आना चाहिए। ओके, 100 लोग जो है गलती कर देंगे, एरर्स करेंगे, वो रखेंगे हम यहाँ पे। इसलिए आप बोलेंगे 1000 की क्या जरूरत है? समझ गए? आप एक आंसर लिखे समझो, अब वो आंसर है ना, एक 10 लेक्चरर्स चेक कर रहे हैं आपका आंसर, मैं पढ़ रहा हूं, फिर दूसरे पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा पर्सन पढ़ रहा है, फोर्थ पर्सन पढ़ रहा है, मैक्सिमम एरर्स निकालना है हमारे को। कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम एरर्स निकालने की, क्योंकि एक अल्फाबेट भी अगर चेंज हो गया तो बहुत मुश्किल है इधर। ठीक है? और वो भी इतना स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन होगा वहां पर। अगर आप ए की जगह ई लिखे समझो, 0 मार्क्स। 5 मार्क्स का आंसर लिखिए आप, लॉन्ग, पूरा लॉन्ग आंसर लेके गए, फिर आप बोले 0 मार्क्स क्यों दे रहे हो सर आप? तो मैं बताया, देखो आप गलती करे, यहाँ पे ए है ना, उसकी जगह ई लिखे आप। तो आप बोलेंगे ऐसा कैसा होता है, ये पार्शियलिटी बोलेंगे आप। ए की जगह ई, चलो कट कर लो, हाफ मार्क्स तो कट कर लो बोलेंगे आप। नहीं नहीं नहीं, हाफ नहीं, 0 मार्क्स बोलता हूँ फिर। तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये बहुत गलत है, पार्शियलिटी हो रही है हमारे साथ बोलेंगे। लेकिन ऐसे ही हो रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ऐसे ही हो रहा है। 3.3 into 10 to the power of 9 base pair, they should be in correct base sequence. They should not have any error. एरर प्रूफ होना चाहिए, एक भी मिस्टेक टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ए की जगह अगर टी आ गया तो भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जी की जगह सी आया तो भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था, एक बेस पेयर चेंज हो गया था। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इज अ लीथल केस, डेथ कंपलसरी है, वेरी यंग एज में मर जाएगा पेशेंट वो। ठीक है? एक बेस पेयर चेंज हुआ था, 3.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, एक बेस पेयर चेंज हुआ बोलेंगे आप। एक बेस पेयर से क्या होता सर, बाकी के तो सारे नॉर्मल है ना? नहीं, वो एक बेस पेयर से मर जाएगा। जस्ट इमेजिन यू आर ऑल नॉर्मल by the grace of God. So many persons are having mutations, so many persons are abnormal just because of error in one base pair, and nobody can correct that. जस्ट इमेजिन, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स मिलके भी वो एक बेस पेयर को करेक्ट नहीं कर सकते। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर नॉट हैविंग ट्रीटमेंट। ठीक है? ये प्रोसीजर है, हाउ टू डू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये प्रोसीजर है। और यहां पे सैंगर के बारे में जरूर याद रखेंगे, नोट लिखेंगे। सैंगर जो है डबल नोबेल प्राइज विनर है। देखो, एक भी नहीं मिल रहा लोगों को, डबल नोबेल प्राइज विनर है ये। डबल नोबेल प्राइज विनर है, नंबर 1 फॉर प्रोटीन सीक्वेंसिंग। प्रोटीन सीक्वेंसिंग फर्स्ट जो प्राइज मिला इसको, प्रोटीन सीक्वेंसिंग किया हो। प्रोटीन सीक्वेंसिंग मींस फाइंडिंग द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। इंसुलिन, इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, सेकंड अमाइनो एसिड कौन सा है, थर्ड अमाइनो एसिड कौन सा है, फोर्थ अमाइनो एसिड कौन सा है ना? आपके नाम के स्पेलिंग बताना है, फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है, सेकंड अल्फाबेट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो ऐसे जो है प्रोटीन सीक्वेंसिंग करना है, ये सैंगर का काम है ये। और दूसरा जो है डीएनए सीक्वेंसिंग भी कर दिया ये, डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग भी हो गया है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग भी हो चुका है। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद क्या पढ़ना है देखिए। अब जो है अचीवमेंट की बात करेंगे, क्या अचीवमेंट रहे, सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स, और यू कैन से अचीवमेंट्स भी बोल सकते हैं हम इसके, अचीवमेंट्स ऑफ, नंबर 1,
Human genome contain how many base pairs? Human genome contain 3164. Genome contains 3614.7 million base pairs. Genome contain 3614, सॉरी 3164 लिखिए, ये 3164 है, 3164.7 मिलियन। और एक बात यहां पर न्यू एनसीईआरटी में और ओल्ड एनसीईआरटी में अलग है, जरा केयरफुल हो जाइए। 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। सेकेंड पॉइंट, टोटल जीनोम 30,000 जीन्स हैं। कितने? 30,000 जीन्स हैं। अब बोले वहां पे 20,000 लिखे थे, वो गोल्स थे, एम्स थे, वो ऑब्जेक्टिव्स थे। ये क्या है? अचीवमेंट्स हैं। 30,000 अचीवमेंट ज्यादा हो गया, देखो ऐसा भी होता, टारगेट से ज्यादा मार्क्स मिल गए। और क्या है यहां पे? लार्जेस्ट जीन जो है डिस्ट्रॉफिन जीन है। डिस्ट्रॉफिन जीन है 2.4 मिलियन बेसिस। 2.4 मिलियन बेसिस। आप अगर आप डिस्ट्रॉफिन के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्ट्रॉफिन कहीं पे याद आता? डिस्ट्रॉफिन कुछ डिस्ट्रॉफिन, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक स्केलेटल डिसीज है, स्केलेटल मसल्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल बोलते हैं। डिस्ट्रॉफिन इज द जीन प्रेजेंट इन मसल फंक्शनिंग। मसल के प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करने वाली जीन है, बहुत बड़ी जीन है, 2.4 मिलियन बेसिस है इसमें। मतलब ये जीन का साइज है 2.4 मिलियन बेसिस। समझ गए? ऐसा समझ लो किसी का नाम है और उसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, मतलब 2.4 मिलियन अल्फाबेट्स हैं। बहुत बड़ी जीन है ये। फोर्थ वन, एवरेज जीन साइज क्या है? ठीक है, ये ठीक है, सबसे बड़ी डिस्ट्रॉफिन जीन है, लेकिन सबसे छोटी मतलब एवरेज जीन साइज क्या आएगा? एवरेज जीन साइज 3000 बेसिस एवरेज जीन साइज है। 3000 बेसिस एवरेज जीन साइज है। यस, बेसिस। अब किसी के बुक में बेस पेयर है तो अगर आप देख लेना, सीबीएसई की जो बुक है, एनटीए जो फॉलो करती है, वो बुक से देख के बता रहा हूं। 3000 बेसिस हैं। ओके, एवरेज जीन साइज। आप देखिए नेक्स्ट, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस सिमिलर इन ऑल ह्यूमंस। अगर आप पूछेंगे एक पर्सन का डीएनए दूसरे पर्सन से कितना परसेंटेज मैच होता है, 99.9% मैच होता है। सिर्फ जो डाइवर्सिटी है ह्यूमंस में, वेरिएशंस हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ 0.1% वेरिएशन। ऐसा भी नहीं 50% वेरिएशन, जस्ट 0.1% की वजह से हम सब अलग अलग दिख रहे हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, less than 2% of the genome is coding for the protein. Less than 2% of the gene or genome, less than 2% of the genome is coding for proteins. मतलब 98% कुछ भी नहीं कर रहा है, या पता नहीं चला है। 98% का तो पता नहीं चला क्या कर रहे हैं वो। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम इज कोडिंग फॉर प्रोटीन, ये तो पता है। 7th point, 50% of the genes of 50% of the discovered genes functions
फंक्शंस आर अननोन। जो हम जीन्स डिस्कवर किए हैं, 30,000 जीन डिस्कवर किए हैं, उनमें से 50% जीन के भी फंक्शन हमें नहीं मालूम है, डिस्कवर किए सो जीन्स में। और रिपीटेड सीक्वेंसेस forms the large part of the genome। रिपीटेड सीक्वेंस जो है ना, लार्ज पार्ट है जीनोम का। मतलब एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार AT CG CT, वही बार बार सीक्वेंस, वही बार बार सीक्वेंस। क्योंकि 98 तो कुछ काम नहीं कर रहा, जस्ट 2% काम कर रहा है, 2% में थोड़े बहुत वेरिएशंस आएंगे। 90 मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम इज रिपीटेड और नॉन रिपीटेड सीक्वेंस, रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं। ये एक हो गया फंक्शन। नेक्स्ट, क्रोमोसोम 1 has highest number of genes, 2968 genes। और एक बात, क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में हुई है। क्रोमोसोम 1 सीक्वेंसिंग इज डन एट द लास्ट, क्योंकि सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम नंबर 1, इसलिए उसको लास्ट में रखे थे सीक्वेंसिंग करना। इट्स सीक्वेंसिंग completed in May 2006, जबकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था 2003 में। लेकिन क्रोमोसोम 1 का कुछ पार्ट इनकम्प्लीट था और वो सीक्वेंसिंग मालूम कर लिए हैं बाय May 2006। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछे HGP व्हेन इट वाज कंप्लीटेड, तो डेफिनेटली 2003 बोलिए, बिकॉज दे हैव डिक्लेयर्ड HGP कंप्लीटेड इन 2003। लेकिन क्रोमोसोम 1 कुछ पेंडिंग था, सीक्वेंसिंग उसका DNA बहुत लार्जेस्ट था, तो इसकी सीक्वेंसिंग लास्ट में की गई May 2006 में। क्रोमोसोम Y हैज फीवेस्ट जीन, सबसे कम जीन है, 231 जीन्स हैं इसके पास, 231 जीन्स, बस 231 जीन्स हैं उसके पास। है ना, कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है। 3000, मोर देन 3000 मिलियन बेस पेयर्स है हमारे DNA में। मिलियन या बिलियन? मिलियन। मोर देन 3000 मिलियन बेस पेयर्स हैं, 30,000 जीन्स हैं। 50% जीन का तो फंक्शन ही नहीं मालूम, 2% कोडिंग कर रहा है, 98% नॉन कोडिंग कर रहा है। नॉन कोडिंग में रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं, और क्रोमोसोम 1 में जो है बहुत ज्यादा जीन्स हैं, मोर देन 2968 जीन्स हैं यहाँ पर, और क्रोमोसोम Y में सबसे कम जीन्स हैं, 231 जीन्स हैं, ठीक है। ये नंबर आराम से कंफ्यूज हो सकता है, इसको हम लिख लेना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो है, और एक पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 10, देर आर 1.4 million locations, there are 1.4 million locations in our DNA where single nucleotide polymorphism is present. Single nucleotide polymorphism, SNP प्रोनाउंस करते हैं इसको स्निप्स, प्रोनाउंस करते हैं स्निप्स की तरह।
1.4 मिलियन लोकेशंस हैं हमारे डीएनए में, 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं जहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट है। मतलब एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा और एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा, सेम, हर चीज सेम है, लेकिन केयरफुली देखने पर पता चला यहां पे कुछ अल्फाबेट्स अलग हैं, यहां पे कुछ अल्फाबेट्स अलग हैं, बस दो चार प्लेसेस में। ऐसा हमारे डीएनए में, जैसे यहां पे आई है तो यहां पे बच्चा ई लिखा है, कुछ ऐसे चेंजेस हैं बस। सो लाइक दैट 1% डीएनए इफ वी कंपेयर विद अनदर पर्सन डीएनए, तो 1.4 मिलियन लोकेशंस मिलेंगे जहां पे आपको वन न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस? वन न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस। It is just like my name and your name same, but only one alphabet difference. ऐसा भी बोल सकते हैं ना समझने के लिए। तो ऐसे माई डीएनए एंड योर डीएनए सेम, बट 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसे हैं जहां पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस आ रहा है। सिंगल न्यूक्लियो मतलब हो सकता है मेरे डीएनए में ए, तो उस जगह पर आपके डीएनए में भी ए होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी डिफरेंस भी आ सकता है एक एक न्यूक्लियोटाइड में, बट मैक्सिमम तो सेम ही रहेगा, 99.9% सेम ही रहेगा। 99 पॉइंट, ये 1.4 बहुत कम हो जाता है, 1.4 मिलियन लोकेशन बहुत ही कम है वो इन 3000 मिलियन बेस पेयर्स में, और ये भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस है। दीज सिंगल न्यूक्लियोटाइड differences are used to trace human history. If anybody want to know their history, कोई ह्यूमन जो है अपनी हिस्ट्री जानना चाहता है, फ्रॉम देयर देयर एंसेस्टर कहाँ से हैं, कहाँ पर रहते थे, उनके फॉसिल्स वगैरह सब कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री पॉसिबल बाय यूजिंग एसएनपी। तो ये कुछ अचीवमेंट्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। टोटल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने क्रोमोसोम सीक्वेंस किया गया? हाउ मेनी क्रोमोसोम वाज टोटली सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? वेदर 46, वेदर 23, या 24, या 25? इन ह्यूमन, इन एचजीपी टोटल 24 क्रोमोसोम सीक्वेंस्ड। आप बोलेंगे 24 क्यों, 46 भी नहीं, 23 भी नहीं, ना तो कंप्लीट ना तो हाफ, ये 24 क्या हिसाब से है? तो 22A आटोजोम, 22 आटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम प्लस वाई क्रोमोसोम, तो ये होता है 24 क्रोमोसोम पूरे। एंड ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस is overlapping, is arranged in overlapping sequences, is arranged in the form of, in the overlapping sequences। हमारे टेक्स्ट बुक के वैसा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, हमारे बुक में भी इंफॉर्मेशन है, बोलेंगे आप, वर्ड्स हैं, फिर गैप है, फिर एक वर्ड है, फिर गैप है, फिर फुल स्टॉप है, फिर कॉमा है, फिर क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट जीनोम में जो सीक्वेंस होगा ना, ATGCTT AGCTTA जो भी रहेगा इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब कहां पे फुल स्टॉप है, कहां पे कॉमा है, कुछ भी नहीं है उधर, मिक्स है पूरा। ऐसे कहीं पे रुकना नहीं है आपको, लिखते चले जाना है बस, अपनी मर्जी से कुछ भी सीक्वेंस डालते चले जाओ।
ये है डीएनए। लिखते चले जाना, नो फुल स्टॉप, नो कॉमा, नो वर्ड। वर्ड होता तो मैं रुक जाता ना। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? मिक्स। हमारे बुक ओवरलैपिंग वर्ड्स हैं क्या? आधा वर्ड जो है ये क्रोमोसोम में से जोम निकल के इधर, ये ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, नॉन ओवरलैपिंग है ये। क्रोमोसोम का पार्ट क्रोमोसोम में ही रहेगा, सीक्वेंस अलग क्रोमोसोम अलग। बट यहां पर क्या है? पूरा सीक्वेंस क्या है? ओवरलैपिंग है इन ए सिंगल स्ट्रेच। कंप्लीट सीक्वेंस इज ओवरलैपिंग। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ के आना है कल, ठीक है? टुमारो विल कंटिन्यू। थैंक यू।